रूस यूक्रेन जंग को लगभग 50 दिन होने को आ गए हैं, लेकिन अभी तक रूसी सेना राजधानी कीव पर कब्जा करने में नाकाम रही। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बौखलाए हुए हैं, फ्रस्ट्रेट हैं। पश्चिमी देशों को धमकी देते हुए पुतिन कहते हैं जंग में दखलंदाजी करने वाले देश परेशानी में पड़ जाएंगे। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पर नरसंहार का आरोप लगा दिया है। बाइडेन का कहना है कि पुतिन यूक्रेनी होने की सोच खत्म करने की चाह रखते हैं। नमस्ते, मैं राशिद। रशिया यूक्रेन जंग के बीच अब फिनलैंड रशिया में टकराव का खतरा बढ़ने लगा है। फिनलैंड ने हाल ही में नेटो के लिए दिलचस्पी दिखाई। इससे भड़के पुतिन ने हथियारों से लैस रूसी सेना को फिनलैंड बॉर्डर की तरफ भेजा। उधर यूक्रेन का दावा है कि जंग में अब तक रशिया के 19,500 सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन ने रशिया के 732 टैंकों और 157 विमानों को भी तबाह किया। दूसरी तरफ यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में एक बार फिर नए सिरे से लड़ाई शुरू हो सकती है। मेरी डिबेट का सवाल सीधा है, 49 दिन की जंग में कौन आबाद, कितने बर्बाद, क्या अब विश्व युद्ध की बारी है? और सबसे बड़ा सवाल, कौन रुकेगा, कौन झुकेगा? जंग कितने दिन और लंबी खींचेगी? जंग में और कितनी बर्बादी होगी? पहली बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की वर्ल्ड ब्रेकिंग। खार्किव में रूसी सेना ने किया बड़ा विस्फोट। सड़क पर लोगों के बीच भयंकर विस्फोट हुआ है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया, दूभर हो गया। रूसी हमले में कई नागरिक भी घायल हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन के प्रमुख उर्सुला वॉन डर लेyen बूचा पहुंची। उसके बाद ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कीव की सड़कों पर बेखौफ चहलकदमी की और लोगों से मुलाकात की। अब लिथुआनिया की प्राइम मिनिस्टर बोरदियांका पहुंची। And I was witnessing only a small part of evidence of the crimes against humanity. लिथुआनिया की प्राइम मिनिस्टर ने बोरदियांका के जरिए पुतिन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 21वीं सदी का रूस इतना घिनौना और नृशंस होगा, इसकी हम में से किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने कहा कि लिथुआनिया यूक्रेन के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। जिस तरह से दुनिया भर के नेता यूक्रेन की बर्बादी पर अफसोस जाहिर कर रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि बाइडेन भी यूक्रेन का दौरा कर सकते हैं। मरघट में तब्दील हो चुका यूक्रेन का दक्षिण पूर्वी शहर मारियोपोल अब सारी दुनिया को डराने लगा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक रूस ने नरसंहार की सारी सीमाओं को लांघ दिया है। अकेले इस शहर में 10,000 लोगों की जान गई है। जेलेंस्की ने ऐलान किया है कि अब इस शहर में कुछ भी नहीं बचा। Mariupol has been destroyed. There are tens of thousands of dead. But even despite this, the Russians are not stopping their offensive. लेकिन रूस ने आरोपों को खारिज किया है कि वो आम लोगों को निशाना नहीं बना रहे। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन के शहरों से लाशें निकल रही हैं, उसे झुठलाया भी नहीं जा सकता। It's shocking. What else can I say? People died. Young people died. Such good people. And it's only what we know. But we don't know how many of them died. जो लोग राहत के काम में लगे हुए हैं, उन्हें भी सही अंदाजा नहीं कि मारियोपोल के मलबे में कितने लोग अभी नीचे दबे हैं। मलबा हटाने का काम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मृतकों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस बात को लेकर अधिकारियों में चिंता थी कि मारियोपोल में महिलाओं के बलात्कार की घटना रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है। We are increasingly hearing of rape and sexual violence. The combination of mass displacement with the large presence of conscripts and mercenaries and the brutality displayed against Ukrainian civilians has raised all right. मरघट बन चुके मारियोपोल के बचे खुचे लोगों को बिजली, पानी और खाने पीने की जरूरत है, क्योंकि अब लोग मिसाइल से नहीं, भूख और प्यास से मरने के लिए मजबूर हैं।
50 दिन का लगभग युद्ध हो चला है, लेकिन अब युद्ध का अंजाम क्या होगा, युद्ध कितना लंबा खींचेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके परिहार डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ में हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर हैं डिफेंस एनालिस्ट, मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट, और डॉक्टर अमिताभ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। आप बहुत बहुत स्वागत है आपका, अ वेरी वार्म वेलकम और थैंक यू सो मच, अपना बेशकीमती समय मुझे और मेरी टीम के लिए आपने दिया है। मेजर जनरल जेके परिहार, पहला सवाल मेरा आपसे है, ये पूछना बहुत ही ज्यादा इमेच्योर और अमेच्योर होगा कि जंग कितनी ज्यादा लंबी खींचेगी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं 49 दिन के बाद में कौन आबाद है, कौन बर्बाद है, किसने मिसकैलकुलेशन की है, कौन रुकेगा और कौन झुकेगा, किसकी जिद कहां तक जाएगी? आबाद होने वाले तो इसमें नाटो और अमेरिकन का उनका ही कहेंगे कि वो आबाद हुए, यूक्रेन पूरा इसमें बर्बाद हो रहा है। रशिया की तरफ से मुझे लगता है कि उनका कैलकुलेशन में जो कुछ तो कुछ गड़बड़ जरूर हुई है, क्योंकि अगर कोई युद्ध 49 दिन तक चला गया है तब तो वो क्रॉनिक वार में कन्वर्ट हो गया, जिसमें कि कोई डिसिसिव जो विक्ट्री टाइप का कुछ होना है कि कीव पे रशिया कैप्चर कर सकता है या वहाँ की गवर्नमेंट को हटा सकता है, वो सारी बातें अब बिल्कुल दूर की हो गई हैं। और इसीलिए कल जिस तरह से प्रेसिडेंट पुतिन के बयान आए और उन्होंने उसको 12 अप्रैल को 1961 से अंतरिक्ष से जोड़ के विक्ट्री दिवस के रूप में कहा, अपने आर्मी के लिए उन्होंने हौसला अफजाई के शब्द कहे, इसका मतलब ये है कि रूस को टफ टाइम वहाँ पे उठाना पड़ रहा है। और इंटरनेशनल उसमें भी अब सिनेरियो धीरे धीरे बदल रहा है, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भारत जैसे देश को होगी जो अभी तक दोनों को बैलेंस कर रहा है। पीयर प्रेशर बढ़ता जा रहा है और ऐसी हालत, लेकिन सवाल यही पैदा होता है ना कि भारत अपने आप को बैलेंस कब तक करके रखेगा, भारत अपने आप को न्यूट्रल कब तक करके रखेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर, अब सवाल एक और भी पैदा होता है, युद्ध के 50 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक रशियन फौज कीव पर कब्जा करने में नाकाम रही है। कहां पर असल में पुतिन से मिसकैलकुलेशन हुई है? देखिए राशिद जी, अगर आप मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो कीव रशियन आर्मी का ऑब्जेक्टिव नहीं, और ये बेसिकली एक कैपिटल है, उसको नष्ट करना और उसको तबाह करना स्ट्रैटेजी में है। और जब पे नुकसान पड़ेगा तो ज़ेलेंस्की भी घबराए, तो वो उसका एम इतना ये, इसलिए आपने अभी तक देखा कि ये कीव के अंदर नहीं घुसे हैं और ऐसा कोई अटेम्प्ट भी नहीं किया है कीव को सीज किया है, खाली घेराव करके। आप मेन थ्रस्ट यानी आप ये कहना चाहते हैं, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि पुतिन की फौज की रणनीति है कि कीव पर दबाव चारों तरफ से घेर करके किया जाए और बाकी शहरों पर कब्जा किया जाए और बिल्कुल अंत में फिर कीव पर हमें कब्जा करना है। क्या इस तरह की कोई स्ट्रेटजी है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, कीव उनके प्लान्स में है ही नहीं। अच्छा, एक डाइवर्जनरी है। अच्छा, जब वहां पे ईस्ट में आएंगे और साउथ में आएंगे तो यूक्रेनियन फोर्सेस को कीव की तरफ भी मजबूर करेंगे इसको जाने के लिए। सो ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। मेजर जनरल राजन कोचर, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, एक बड़ी खबर आ रही है, पुतिन पर बरसे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। यूक्रेन का नामो निशान मिटाना चाहते हैं पुतिन, ये कहना है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का। यूक्रेनी लोगों की पहचान मिटाना मकसद है पुतिन का, बाइडेन का कहना है। नरसंहार के जरिए जीत चाहते हैं पुतिन, जो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। पुतिन नरसंहार करना चाहते हैं और इसी नरसंहार के दम पर ही अपने आप को विश्व शक्ति साबित करना चाहते हैं, ये जो बाइडेन ने ललकार करके बोला है। सुनिए। Aside, because it's become clearer and clearer that Putin is just trying to wipe out the idea of even being able to be a Ukrainian, and the evidence is mounting. It's different than it was last week. The more evidence is coming out of literally the horrible things that the Russians have done in Ukraine, and we're going to only learn more and more about the devastation. And we'll let the lawyers decide internationally. डॉक्टर अमिताभ, आपने ये सुना कि जो बाइडेन यानी अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने पश्चिमी देशों को धमकी देते हुए सीधे ये कहा कि जो भी जंग में दखल अंदाजी देगा उसे बर्बाद कर दिया जाएगा, वो देश परेशानी में पड़ जाएंगे। लेकिन क्या हो रहा है ना, अब यूक्रेन से निकल करके ये जंग फिनलैंड बॉर्डर तक भी पहुंचने लगी है। यूक्रेन ने नेटो में इंटरेस्ट दिखाया और पुतिन ने अटैक करा दिया।
फिनलैंड ने नेटो में दिलचस्पी दिखाने की कोशिश की, पुतिन अग्रेसिव हो गए। क्या ये माना जाए कि जो नेटो की तरफ जाने की कोशिश करेगा, पुतिन उसके खिलाफ हमला करेंगे और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट 49 दिन के बाद में हो गई है? देखिए, थर्ड वर्ल्ड की आहट तो मुझे नहीं लग रही है। फिनलैंड और स्वीडन पहली बार ये क्लेम कर रहे हैं कि उनको नेटो का सदस्य बनना चाहिए और वो पछता रहे हैं कि अब तक क्यों नहीं बने थे। देखिए, रूस एक इंपीरियल पावर रहा है। रूस अपने चारों तरफ जितने भी कॉन्टिग्यूअस लैंड है उसका सबसे बड़ा ओवरलैंड एम्पायर रहा है। ठीक है। यही माइंडसेट रशियंस की है, यही माइंडसेट पुतिन की है, या जितने भी एलीट रशियंस हैं उनके सब के दिमाग में यही है कि ये ओवरलैंड एम्पायर की तरह बन कर रहेंगे। तो जाहिर है अटैक करना फिनलैंड पर संभव नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन में जो डॉक्टर अमिताभ आप ये कहना चाहते हैं, डॉक्टर अमिताभ क्या आप ये कहना चाहते हैं, ओवरलैंड एम्पायर से आपका मतलब क्या है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वापस से 1991 का दौर, क्या पुतिन को यूएसएसआर का ख्वाब अब रोज आने लगा है, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, ये 21वीं शताब्दी है, एक्सपेंशनिज्म का युग नहीं है। ये एक्सपेंशनिज्म वो करेंगे नहीं, लेकिन अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वो जरूर बनाएंगे। एक टर्म है रशियन में, कहते हैं ब्लिज्नी जरूबे, उसमें कहते हैं कि जो नियर अब्रॉड है, नियर अब्रॉड जहां रशियंस रहते हैं या रशिया से बॉर्डर मिलती है, उन पर अपना दबाव, अपना वर्चस्व बना के रखेंगे। और एक तरह का एक एरिया भी बनाना चाहते हैं जो इनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहे। फिर तो आने वाले वक्त में डॉक्टर अमिताभ आने वाले वक्त में फिर तो ये दबाव लातविया पे बनेगा, लिथुआनिया पर बनेगा, एस्टोनिया पर बनेगा, बेलारूस पर बना ही है, जॉर्जिया पर बना ही है, फिर तो किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मोल्दोव, आर्मेनिया, हर जगह, तजाकिस्तान, हर जगह ही दबाव बनाने की फिर तो कोशिश की जाएगी। क्या इस तरह के इंडिकेशंस हैं क्या? देखिए, बाल्टिक रिपब्लिक्स ऑलरेडी नेटो के मेंबर है, यहाँ दबाव बनाने की बात नहीं है। नेटो की उनको लगता है कि नेटो के मेंबर बन जाएंगे तो हम इनसे इम्यून हो जाएंगे, वैसा नहीं है। अच्छा। पूरे सेंट्रल एशिया पे वर्चस्व है रूस का। ठीक है। पूरे साउथ कॉकेशस पे, जॉर्जिया पे, आर्मीनिया पे, अजरबैजान पर वर्चस्व है, मोल्दोवा पर इनका वर्चस्व है। जहां जो, लेकिन ये फिनलैंड और स्वीडन इनके ये कभी पार्ट नहीं रहे। 1970 के पहले ही। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपको रुकना पड़ रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है जंग पर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग। कीव में कर्फ्यू के बाद भी रूसी सेना का अटैक जारी है। रशिया ने रिहायशी इमारतों पर दाग दी मिसाइल। रूसी सेना के हमलों से दहशत में है यूक्रेनी, यानी कीव में लगातार कर्फ्यू, लेकिन रशियन अटैक रुकने का नाम नहीं ले रहे। कीव के अलग अलग इलाकों में जहां पर सेक्रेटरिएट है वहां पर भी हमले किए जा रहे हैं, जहां पर अलग अलग दफ्तर हैं, हर जगह पर इस वक्त रूसी हमले कीव में जारी हैं। मेजर मोहम्मद अली साहब यहां पर आपको लेकर के आना जरूरी है। यह देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज की तारीख में मेजर साहब कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ रशिया यूक्रेन युद्ध का ही फ्रंट नहीं खुला हुआ है, बल्कि एक फ्रंट और खुलता नजर आ रहा है, वो है चाइना और ताइवान का। अगर पूरी दुनिया में एक साथ पैरेलल दो युद्ध के फ्रंट खुले हैं तो इंडिकेशंस क्या हैं? क्या आने वाला वक्त विध्वंसक होगा एशिया के लिए भी? राष्ट्र भाई, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आपने क्योंकि चीन की बात करी, तो चीन की आप यहाँ पे चालबाजी देखिए। कल चीन अपनी मिसाइलबाजी तेज करती है ताइवान बॉर्डर पे, वहां पे डिप्लॉयमेंट करती है। वहीं दूसरी तरफ जो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जिसके बारे में नजर नहीं है, वो सोलोमन आइलैंड से दोस्ती करती है। सोलोमन आइलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर की दूरी पे है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ सोलोमन आइलैंड का पैक्ट हुआ था 2018 में, क्योंकि सोलोमन आइलैंड 6 बड़े आइलैंड हैं और 900 छोटे छोटे आइलैंड हैं। तो सोलोमन आइलैंड्स में बहुत सारे कार्गो इश्यूज, पायलट इश्यूज, गैंग फाइट्स, डिसिप्लिन इश्यूज, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज होते रहते हैं। तो मेजर शाह क्या आप ये कहना चाहते हैं? मेजर शाह क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे रशिया और चाइना? हाँ, अपनी बात पूरी कर लें अपनी बात। तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा था हम आपकी रक्षा करेंगे 2018 में। तो अब चीन सोलोमन आइलैंड से दोस्ती करके उनसे ऐसा पैक्ट साइन करा है जहां पे चीन को अधिकार मिलता है कि वो अपनी पीस कीपिंग सेना सोलोमन आइलैंड पे भेजे। अगर वो अपनी पीस कीपिंग सेना सोलोमन आइलैंड में भेजती है तो यानी कि चीन की सेना ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर की दूरी पे हो गई। और क्योंकि ग्लोब है तो अमेरिका के भी, अगर ईस्टर्न साइड तो वेस्टर्न साइड अमेरिका के भी करीब में आ गई, तो चीन वो चालबाजी चल रहा है अभी इस टाइम पे। ठीक है। मेजर जनरल जेके परिहार, क्या ये महज एक संयोग है या कोई बड़ा प्रयोग है कि एक ही वक्त में दो युद्ध के फ्रंट खुलते हुए नजर आ रहे हैं? रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है 49 दिन से चल रहा है। ताइवान पर और भी ज्यादा प्रेशर बनाने की फिराक में चाइना है। चाइना अपने जेट फाइटर जो है एयर टेरिटरी में ताइवान की तरफ भेज रहा है, अपने टैंक्स भेज रहा है। इस तरह के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। शी जिनपिंग का और पुतिन का एक साथ अग्रेसिव होना, क्या मतलब है इसका?
नहीं, ये स्ट्रेटेजीज तो चाइना और रशिया की काफी लंबे समय से चल रही है और मैं समझता हूँ कि जो चाइना में जो ये ओलंपिक्स हुए उस वक्त में जिस तरह से पुतिन वहां पहुंचे हैं तो ये फाइनल शेप दिया गया है। और कुल मिलाकर यूक्रेन में चाहे हम कुछ भी कहें, पुतिन की जो पॉलिसी जो भी रही है, चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशन करके और ये डॉनबास इलाका और साउथ यूक्रेन को यूक्रेन से अलग करने का उनका स्ट्रेटेजी रही है, पर वो उसमें वो उतने नहीं हुए। तो ऑब्वियसली प्रेशर टैक्टिक्स में भी ताइवान को चाइना जो है वो एग्रेसिव होगा, ताकि अमेरिका की जो अभी जो फुल स्विंग में पूरा यूरोप, अमेरिका, रशिया के खिलाफ खड़ा हुआ है उसमें उनका डाइवर्शन होगा। मैं ये समझता हूँ कि मेरे विच उसमें ये था कि 2025 में ताइवान जो है वो चाइना उसको अपने अंदर मिला लेगा, चाहे वो शॉर्ट मिलिट्री ऑपरेशन हो या 2024 में जब वहाँ इलेक्शन होते हैं और नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है उसके साथ में होता है। तो अब वो लगता है कि हो सकता है जल्दी हो सकता है, ताइवान इंडिपेंडेंट रह नहीं पाएगा, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, सिर्फ समय की बात है। और अगर यूक्रेन में रशिया थोड़ा पिछड़ता है तो चाइना जो है ये फ्रंट जल्दी खोलेगा। सर, एक और बैटल जोन से इस वक्त की एक और बिग ब्रेकिंग आ रही है, रूसी हमलों पर इस वक्त की बड़ी खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग है। रूसी कब्जे को लेकर यूक्रेनी सेना ने बड़ा बयान दिया है। यूक्रेन की सेना का यह कहना है कि मारियोपोल में जल्द ही खत्म हो जाएगी जंग, मारियोपोल में अब कुछ भी हो सकता है। यूक्रेनियन आर्मी का यह कहना है, हमारा गोला बारूद खत्म हो रहा है। यूक्रेनी आर्मी बोली मारियोपोल पर किसी भी वक्त रूसी सेना पूरी तरह से कब्जा कर लेगी। इसका मतलब ये माना जाए कि यूक्रेन की जो सेना है उसने ये मान लिया है कि मारियोपोल हमारे कब्जे से जा चुका है। हालांकि पिछले दिनों ज़ेलेंस्की ने यह कहा था कि हमने इरपिन को वापस ले लिया है, हमने मारियोपोल को वापस ले लिया है। हालांकि दो अलग अलग मीडिया है, वेस्टर्न मीडिया का अपना अलग दावा है, रशियन मीडिया का अपना अलग दावा है। लेकिन रशियन मीडिया ने अब यह दावा किया है कि यूक्रेन की आर्मी ने एक तरीके से मारियोपोल पर सरेंडर कर दिया है। इस वक्त ये बिग ब्रेकिंग है, दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर, मेजर जनरल राजन कोचर। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि ब्रसेल्स में बीते हफ्ते नेटो के रक्षा मंत्रियों की मीटिंग हुई और यह तय किया गया कि यूक्रेन की सैन्य मदद हम करते रहेंगे। यूक्रेन की सैन्य मदद तो ठीक, लेकिन यह बताएं, युद्ध में उतरने से अपने आप को नेटो कब तक रोकेगा? देखिए, ये तय है कि नेटो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं लेके आए और वो मिलिट्री इक्विपमेंट अपना सप्लाई करता रहेगा। और यूक्रेन की अभी मांग ये है कि उनको एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए। अभी उनको ये आपके शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स, रॉकेट्स वगैरह चीज की अभी उनको जो है इम्पैक्ट नहीं हो रहा है इस रशियन आर्मी पे। वो देख रहे हैं कि वो हार रहे हैं हर एक जगह। तो अभी एक लास्ट डिच एफर्ट है और वो चाहते हैं कि आर्मर्ड व्हीकल्स आए, लाइट टैंक्स आए, आर्मर्ड व्हीकल, एम्फीबियस व्हीकल्स आए। इस टाइप की जो हाई मोबिलिटी आर्मर्ड व्हीकल्स वो मांग रहे हैं अभी नेटो से, और इसके ऊपर नेगोशिएशन ऑलरेडी चल रही है। और हो सकता है कि अभी कुछ दिनों में इनको ये इक्विपमेंट भी मिल जाएगा, क्योंकि जब तक उनके पास ये आधुनिक हथियार नहीं आएंगे वो रशियन आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकते। और आप मान के चलिए, लेकिन डॉक्टर अमिताभ, अब तक 30 से अधिक देश यूक्रेन को सैन्य मदद दे चुके हैं। इनमें यूरोपियन यूनियन की 1 अरब यूरो, अमेरिका की लगभग $1.5 अरब की मदद शामिल है। अभी तक हथियारों तक ये मदद सीमित रही है। गोला बारूद, जितने भी डिफेंस उपकरण होते हैं, टैंक रोधी और मिसाइल रोधी डिफेंस सिस्टम दिया गया है। कंधे पर रखकर मार करने वाली जेवलिन मिसाइलें दी गई हैं। स्टिंगर मिसाइलें भी यूक्रेन को दी गई हैं। स्टार स्ट्रीक पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन को दिया गया है। लेकिन नेटो मेंबर्स को अभी भी डर क्या सता रहा है? क्या नेटो आगे सीधे तौर पर युद्ध में उतरेगा या नहीं? देखिए, नेटो का उतरना तो असंभव है। नेटो अपने मेन सप्लाई नहीं कर सकता, दे नहीं सकता, क्योंकि वो नेटो का मेंबर नहीं है। ठीक है। अगर नेटो, बात तो उसी पे हो रही है कि अगर वो नेटो का मेंबर बन जाता तो ये सारी समस्या नहीं रहती। यूक्रेन और आगे फिनलैंड और स्वीडन का मानना है। देखिए, यूक्रेनियन आर्मी के पास वो सारे हथियार हैं, वो सारे इंटेलिजेंस हैं, वो सारे मिलिट्री सपोर्ट हैं जो एक नेटो मेंबर के पास होता है। सिर्फ उनके फाइटर्स नहीं है, यानी उनको मैन का सपोर्ट नहीं मिलता। यही सब बात आगे बढ़ाइएगा, ठीक इसी जगह से बात आगे बढ़ाइएगा। एक बिग ब्रेकिंग है वो दे दूं, उसके बाद फिर डॉक्टर अमिताभ बोलेंगे युद्ध पर। इस वक्त की एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग, पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के लिए रशिया ने बड़ी तैयारी की। डॉनबास की तरफ जाने वाली सड़क पर रूसी सेना आकर के बैठ गई है। सड़क पर सैकड़ों टैंक हैं, बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही हैं। पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के लिए रशिया ने कर ली बड़ी तैयारी। डॉनबास की तरफ से रूसी सेना ने अटैक शुरू कर दिया है, यानी डॉनबास की तरफ से, जहां से लगभग 49 दिन पहले
पहले सबसे ज्यादा प्रेशर बनाया गया था, उसी डॉनबास इलाके में फिर से प्रेशर बनाया जा रहा है। यानी ये एक तरीके की टैक्टिक रही, एक तरह की रणनीति रही। डॉक्टर अमिताभ, अपनी बात आपने जहां से छोड़ी थी आगे बढ़ाएं। तो पूरी तरह से नेटो का सदस्य नहीं है यूक्रेन, इसमें यूक्रेन को मैन सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, मटेरियल सपोर्ट मिलता है। ठीक है। तो उनके पास पूरा इंटेलिजेंस है और वो किसी भी तरह से एक नेटो मेंबर कंट्री के तरह उनके पास इक्विपमेंट्स है और ट्रेनिंग है। जी। जो सबसे बड़ी बात है इसमें क्या है कि अगर नेटो अस्तित्व में है, अगर एग्जिस्टेंस में है, तो वो किसके लिए है? जाहिर है वो रूस के लिए है और रूसियों का ये मानना है। और अगर नेटो एग्जिस्टेंस में रहा तो वो रूस के खिलाफ ही रहेगा। इसीलिए जो एक आगे की दुनिया बन रही है, एज एन इंटरनेशनल रिलेशंस टीचर आई मस्ट से, कि जो आगे की दुनिया बन रही है वो एक बड़ी अजीब सी दुनिया होगी और एक नए कोल्ड वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसमें चीन, रूस और वैसे ताकत टर्की वो साथ आके एक काउंटर नैरेटिव देंगे अमेरिकन हेजेमनी को। ये मेरा मानना है व्यक्तिगत। यानी आप ये कहना चाहते हैं दुनिया के जियोपॉलिटिकल सिनारियो में रिस्ट्रक्चरिंग होगी। अगर रिस्ट्रक्चरिंग होगी तो भारत अपनी जगह क्या ढूंढेगा? भारत के लिए बेहतर क्या रहेगा? प्रो अमेरिका रहना या प्रो रशिया रहना? देखिए, भारत के लिए प्रो रशिया प्रो अमेरिका रहना एकदम असंभव है, क्योंकि हम एक अभी भी डेवलपिंग कंट्री के स्टेज में पूरी तरह डेवलप हो नहीं पाए हैं। हमें सपोर्ट चाहिए। लेकिन डॉक्टर अमिताभ, हम प्रो रहने से अपने आप को बचा कब तक पाएंगे? अरे भाई, रशिया ये कहेगा हमसे हथियार आप लेते हैं, अमेरिका ये कहता है कि हमारे आपके बड़े पुराने संबंध हैं, अमेरिका ये कहने तक पे भी आ गया है कि क्यों जाकर के आप तेल ले रहे हैं रशिया से, ये करना ठीक नहीं है। ऐसा माना जाएगा कि आप भी जो है युद्ध के समर्थन में आ गए हैं। जो बाइडेन एक अलग तरीके का प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बाइडेन अपने बयानों के जरिए और अपनी पोस्टरिंग के जरिए एक प्रेशर तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। हम कब तक अपने आप को प्रो रहने से बचा पाएंगे? देखिए, अभी अमेरिका प्रेशर डाल रहा है, पहले रूस प्रेशर डाल रहा था। पहले रूस कह रहा था कि आप BRI के पार्ट क्यों नहीं बन रहे हैं, ठीक है, आप क्वाड के मेंबर क्यों बन रहे हैं? अभी जब तक रूस की और यूक्रेन की समस्या नहीं होती, उसके पहले वो कह रहे थे कि आप इंडो पैसिफिक पर अग्री क्यों कर रहे हैं। तो ये डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है इंडिया की, न्यूट्रल रहने की। और इंडिया क्वाड का मेंबर बना, इंडिया इंडो पैसिफिक के कॉन्सेप्ट को माना, इंडिया अमेरिका के क्लोज गया। ये सब। लेकिन डॉक्टर अमिताभ, हमें दो चीजें तो देखनी पड़ेंगी ना। डॉक्टर अमिताभ, हमें दो चीजें तो देखनी पड़ेंगी ना। हम रशिया का विरोध नहीं करते, इसके पीछे हम ये देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर रशिया। रक्षा व्यापार $15 अरब रशिया के साथ में, व्यापार लगभग $9.25 अरब 2020 में रशिया के साथ में। वहीं लेकिन अमेरिका ये कहता है कि भाई आपने 2019 तक $146 अरब का व्यापार हमारे साथ भी किया है। भारत की हथियार खरीद में 14% हिस्सेदारी हमारी भी है। यही एक वजह है कि मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि कब तक हम प्रो रह पाएंगे। लेकिन मेजर मोहम्मद अली शाह बहुत देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेजर शाह, जैसे जैसे युद्ध आगे खिंचता चला जा रहा है ना, मुझे 1990 की याद आ रही है। चेचनिया की राजधानी ग्रोजनी पर कब्जा करने के लिए जो रशिया ने किया था, रशिया बहुत ब्रूटल हो गया था, बहुत ही ज्यादा क्रूर संघर्ष चला था। कहीं ऐसा ना हो कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो रशिया ठीक वही हाल करे जो ग्रोजनी में किया गया था। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है राशिद भाई, मगर एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूंगा 1914 में जब पहला विश्व शुरू हुआ था 28 जून को, उसके और मेजर शाह बोले आप। चलिए, मेजर शाह की आवाज नहीं आ पा रही है। अगली बड़ी खबर है, एक ब्रेकिंग न्यूज है रूसी हमलों पर। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, यूक्रेन के ईजीएम में बड़े हमले की तैयारी में है रशिया। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर अमेरिका ने दावा किया रशिया ने साउथ ईस्ट में हमले कर दिए हैं तेज। ये पेंटागन यानी यूएस रक्षा मंत्रालय के सूत्रों की तरफ से ये खबर आ रही है कि यूक्रेन के ईजीएम में बड़े हमले की तैयारी में है इस वक्त रशिया। मेजर शाह, आवाज आ रही है क्या? मेजर शाह सुन पा रहे हैं? अपनी बात आगे बढ़ाएं। जी हाँ, आराम से आ रही है जी। आपकी बात आ रही है मेरे को? आ रही है। आप अपनी बात आगे बढ़ाएं मेजर शाह। ठीक है, तो राशिद भाई, तो ये है हिंदुस्तान अभी क्वाड का मेंबर भी है। इमरान खान ने तारीफ की है पाकिस्तान ने कि भाई हम रूस से सस्ता तेल भी ले रहे हैं, और अगर हम किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, अगर हम किसी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम दूसरे के पक्ष में भी जा रहे हैं। हमने कल प्रधानमंत्री ने बोला और नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को भी फोन पे बोला कि हम यूक्रेन को दवाइयां, एड, पूरी हेल्प दे रहे हैं यूक्रेन को भी। हम एक तरफ अगर हम डीलिंग भी कर रहे हैं रूस से, हम यूक्रेन को भी तो मदद कर रहे हैं भाई, एक तरीके से हथियार के साथ नहीं, आग में तेल डालने का काम नहीं कर रहे हैं हम दवाई दे रहे हैं, हम फूल दे रहे हैं। वेस्टर्न पावर तो आग में तेल डाल रही है। तो देखिए आप फर्क कितना है। हम तो शांति की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न पावर आग में तेल डाल रहे हैं। तो कब तक
ये चलता रहेगा और हिंदुस्तान एक अहम भूमिका निभाएगा शांति लाने में। राशिद भाई, मेजर जनरल जेके परिहार, अमेरिका का युद्ध की जमीन पर उतरने के हालात अमेरिका के लिहाज से क्या बनेंगे या फिर नहीं? क्योंकि जो बाइडेन कभी कहते हैं कि नरसंहार कर रहे हैं पुतिन, जो बाइडेन कहते हैं वॉर क्रिमिनल है पुतिन, जो बाइडेन कहते हैं कसाई है पुतिन, जो बाइडेन ये कहते हैं मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं पुतिन, जो बाइडेन ये कहते हैं कि विस्तारवादी हैं पुतिन। लेकिन जो बाइडेन को जिस तरह से युद्ध में उतरना चाहिए था या अपनी पोस्चरिंग करनी चाहिए थी, नहीं कर पा रहे हैं। ये लूजर का टैग हटाने के लिए जो बाइडेन क्या करेंगे? देखिए, अमेरिका ने जहां भी अपने ग्राउंड फोर्सेज उतारे वो हमेशा उसमें उन्हें शिकस्त मिली। अमेरिकन ग्राउंड फोर्सेज जो हैं वो दूसरे देशों के लिए लड़ने में इतने ज्यादा वो सफल नहीं हुए। बेसिकली उनका जो नेवल और एयर स्ट्राइक होता है वही जो है वो कामयाब रहा है। और इन हालातों में जैसे पिछले कई मौकों पे हुआ कि इलेक्शंस में अमेरिका में ग्राउंड फोर्सेस की एंट्री जहां कहीं हुई वो बड़ा एक मेजर इशू बना है। तो ना तो अमेरिका ना नाटो देश अपने ग्राउंड फोर्सेस उतारेंगे, मगर वो वेपन्स और दूसरे सपोर्ट जो है वो इतना ज्यादा उसको यूक्रेन को देते रहेंगे जिससे रशिया को अब जो भी टारगेट्स उन्होंने बनाए उसको हासिल करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। तो बाइडेन जो है पीछे से ही लड़ाई लड़ेंगे और जोरों से लड़ेंगे। वो काफी जोर से, अब उन्होंने 50 दिन के अंदर ही $1.7 बिलियन जो है वो यूक्रेन में पंप कर दिए। नाटो कंट्रीज के पहले $500 बिलियन। हमारी जानते हैं मेजर जनरल जेके परिहार, हमारे उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में भी हमारे पूर्वांचल में एक कहावत कही जाती है, जो बांस होता है ना, लंबा सा बांस, इसे बोलते हैं देसी भाषा में लग्घा। और अगर बांस के जरिए आप किसी को पानी पिलाते हैं तो कहते हैं लग्घे से पानी पिलाना। लग्घे से पानी पिलाने का मतलब ये होता है कि सीधे तौर पर रिस्क हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, किसी को भी स्केपगोट हम बना देंगे, लेकिन हम दूर से रह करके पानी पिलाते रहेंगे। हम ये कहते रहेंगे हम तुम्हें मदद कर रहे हैं, हम तुम्हें स्टिंगर मिसाइल दे रहे हैं, हम तुम्हें एयर डिफेंस सिस्टम दे रहे हैं, हम तुम्हें टैंक दे रहे हैं, हम तुम्हें जैवलिन मिसाइल दे रहे हैं, हम तुम्हें ड्रोन दे रहे हैं, हम तुम्हें मारक ड्रोन दे रहे हैं, लेकिन तुम लड़ते रहो लड़ते रहो लड़ते रहो। अब ज़ेलेंस्की क्या करने वाले हैं, या फिर यूक्रेन का स्टैंड क्या रहेगा, यूक्रेन का स्टांस क्या रहने वाला है? पुतिन अपनी जिद के लिए किस हद तक जाएंगे? क्या अखंड रशिया की अपनी जिद पर अड़े रहेंगे पुतिन? बड़ा सवाल यह है। और अगर पूरी दुनिया में 2 वॉर फ्रंट खुला है, कितने वॉर फ्रंट और भी खुलने बाकी हैं? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा है या फिर नहीं? और उससे भी बड़ी बात यह है, केमिकल वेपन, बायो वेपन, एटम बटन, इन 3 चीजों को लेकर के खबर क्या आ रही है यूक्रेन की सरजमी से? आगे इस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस। इससे पहले कि हम डिबेट में आगे बढ़ें, इस वक्त एक बिग ब्रेकिंग आ रही है। रशिया यूक्रेन युद्ध पर चौंकाने वाली ब्रेकिंग न्यूज है। कीव में हुई मौत को लेकर यूक्रेन ने किया बड़ा दावा। कीव ब्लास्ट में 720 लोगों के शव मिले। कीव ब्लास्ट में 200 लोग लापता हुए हैं। यूक्रेन ने यह दावा किया है कि रशिया का अगला टारगेट अजोवत्सल है। कीव में हुई मौत को लेकर यूक्रेन का बड़ा दावा। कीव ब्लास्ट में 720 लोगों के शव मिले हैं। पिछले लगभग 72 घंटे के अंदर यूक्रेन ने दावा किया कि वो ब्लास्ट में 200 लोग लापता हो गए हैं, जिनके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। डॉक्टर अमिताभ, मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि जो बाइडेन कितने बड़े लूजर हैं। अब अपने ये लूजर का टैग हटाने के लिए जो बाइडेन क्या क्या करेंगे, इस पर हमारी बातचीत चल रही थी। मेरा एक सवाल है, 1990 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश इराक को कुवैत से बाहर निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन बनाया। 1995 बिल क्लिंटन यूगोस्लाविया में मिलिट्री इंटरवेंशन किया। 2011 बराक ओबामा लीबियाई गृह युद्ध में इंटरवीन किया। और लेकिन क्या बाइडेन को यह नहीं लग रहा होगा, अगर 3 इतिहास उठा करके करीबी देखते होंगे तो खुद के लिए नहीं लगता होगा कि आने वाले वक्त में इतिहास उन्हें कितने बड़े लूजर के तौर पर याद रखेगा? देखिए, जो बाइडेन को लूजर इतिहास माने ना माने, जो बाइडेन को हम ये जरूर मान सकते हैं कि वो एक पहले राष्ट्रपति बने अमेरिका के, जिन्होंने अफगानिस्तान से अपनी फौजें वापस ली, जिन्होंने एक नया फ्रंट किया। अमेरिका को हमेशा एक फ्रंट चाहिए होता है जहां वो अपनी ताकत दिखा सके। ठीक है। और यूक्रेन, रूस, वो एक फ्रंट उनको मिल गया, क्योंकि अफगानिस्तान में पूरी तरह से फेलियर रहे। 9/11 के बाद अगर अमेरिकन पॉलिटिक्स आप देखें, इंटरनेशनल रिलेशन देखें, तो आप पाएंगे कि अमेरिका हमेशा एक एक्सक्यूज खोजता है कहीं भी इंटरवीन करने का। तो अफगानिस्तान चला गया, लीबिया, सीरिया, ये सारे हाथ से निकल गए। अब इनके सामने अब यूरोप एक थिएटर बचा। और यूक्रेन को अगर आप देखें तो यूक्रेन को इस युद्ध में बाइडेन ने फंसाया है, वेस्ट ने फंसाया है
जेलेंस्की किसी भी तरह से ये युद्ध के लिए प्रिपेयर्ड तो थे, लेकिन इस तरह का भयानक युद्ध ना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ना किसी ने सोचा होगा। तो बाइडेन को इतिहास माने जो माने, लेकिन जेलेंस्की के रोल को इतिहास जरूर इवैल्यूएट करेगी। रही बाइडेन की अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी, बाइडेन अपनी पॉपुलैरिटी रेटिंग उनकी घट रही है, हम सब जानते हैं। और रही अमेरिका की बात, अमेरिका का जो वर्चस्व रहा है 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और कोल्ड वॉर के एंड के बाद, अगर आप देखें तो इसका वर्चस्व अब नीचे जा रहा है, एक डाउनवर्ड शिफ्ट है। और एक इंटरनेशनल रिलेशन के बहुत सारे थियरिस्ट ये कहते हैं कि अब ये अमेरिका का पतन का दौर शुरू हुआ है, चाहे वो अमेरिका यूक्रेन के युद्ध में उसका डॉक्टर अमिताभ, आपको लगता नहीं ये सिर्फ अमेरिका का पतन नहीं है, ये पतन है ब्रिटेन का, ये पतन है कनाडा का, फ्रांस का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, जर्मनी का, इटली का। अमेरिका से मेरा मतलब है अमेरिकन लेड वर्ल्ड। हाँ, अमेरिकन लेड वर्ल्ड, यानी मैं जितने मुल्कों की बात कर रहा हूँ ये सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। मेजर जनरल जेके परिहार, इत्तेफाक रखते हैं आप? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली। अब आने वाले वक्त में इन्हें सुपर पावर के तौर पर याद नहीं रखा जाएगा। अलग अलग तरीके का सुपर पावर का अपने माथे पर टैग लगाए रहते थे। तो कोई ये कहता था हम डिफेंस के मामले में सुपर पावर है, कोई ये कहता था इकोनॉमी में है, कोई कहता था व्यापार में है, कोई कहता था तकनीक में है, कोई कहता था कि हम न्यू वर्ल्ड की तरफ बढ़ाने वाले मुल्कों में से एक हैं। लेकिन अब ये टैग इन पर से हटेगा या नहीं? बिल्कुल हटेगा। वो तो ब्रिटेन तो एक तरह से वो महाशक्ति का टैग तो उनका पिछले 50 साल में खत्म हो गया है। वो जबरदस्ती अमेरिका के पिछले क्रू बन के अपनी वो पुरानी हसरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और देखिए जिस तरह से आज के उसमें मिलिट्री पावर जो है वो सेकेंड होता है, मेन होता है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर, स्पेस, साइबर और फिर मिलिट्री पावर उसमें एड ऑन है। इन सारे फील्ड में जो है चाइना जो है वो अमेरिका को लगातार चैलेंज कर रहा है। और कोई स्टेज दूर नहीं है कि 2030 तक जो है चाइनीज इकोनॉमी जो है वो अमेरिकन इकोनॉमी को आगे निकल जाएगी, उसको क्रॉस कर। और वही मैं कह रहा हूँ कि जब आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है, ये समुद्र मंथन का जो असली एम जो निकलेगा आगे चल के वो 8-10 साल में निकलेगा। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो अगला न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की जगह क्या होगी, इस पर भी हम बातचीत करेंगे युद्ध पर। लेकिन इस वक्त की सर आई एम सो सॉरी, युद्ध पर इस वक्त की वर्ल्ड ब्रेकिंग आ रही है। डेनमार्क को रशिया के न्यूक्लियर हमले का डर। रशिया यूक्रेन जंग के बीच डेनमार्क ने किया बड़ा फैसला, 20 लाख आयोडीन टैबलेट खरीदेगा डेनमार्क। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है, यानी डेनमार्क को भी सताने लगा है रशिया का डर कि कहीं कभी भी रशिया ने अगर अटैक कर दिया, अगर परमाणु हमला भी करता है तो आयोडीन के जरिए शुरुआती तौर पर अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मेजर जनरल राजन कोचर 49 दिन में एक अंगड़ाई, कोट अनकोट, बहुत खबरों में रही थी। ये अंगड़ाई थी इमरान खान की। जब युद्ध के बीच में इमरान खान पहुंचे मॉस्को, अंगड़ाई लेते हुए ये कहा, वाह मैं कितने अच्छे वक्त में रूस की सरजमी पर आया हूं। अब पाकिस्तान में निजाम बदल गया है। अब शहबाज शरीफ की जो अंगड़ाई होगी ये किस तरफ होगी, मॉस्को की तरफ या वॉशिंगटन डीसी की तरफ? ये बहुत क्लियर है क्योंकि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी शहबाज शरीफ नहीं बनाता है, उनकी फौज बनाती है। और अगर आप जनरल बाजवा की स्टेटमेंट्स देखें पहले, क्लियरली जनरल बाजवा ने अपना एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। 70% यूएस इक्विपमेंट है पाकिस्तान आर्मी में, वो यूएस के अगेंस्ट तो जा ही नहीं सकते। तो अभी आप देखेंगे अभी आने वाले वक्त में इनकी तो झुकाव है ये फिर से यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ होना ही है। और चाइना का भी हाथ नहीं छोड़ सकते बिकॉज चाइना, आपका कहना है पाकिस्तान का झुकाव एक बार फिर से यूएस की तरफ होना ही है। लेकिन इस बीच एक और बिग ब्रेकिंग आ गई है रशिया यूक्रेन युद्ध पर। बिग ब्रेकिंग ये कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा दावा किया, पूर्वी यूक्रेन में रशिया बड़े पैमाने पर हमले करेगा। रशिया से युद्ध में अगला हफ्ता भारी पड़ने वाला है, ये व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा पश्चिमी देश हमें घातक हथियार दें ताकि हम रशिया के सामने किसी भी कीमत पर टिक तो पाएं। लेकिन मेजर मोहम्मद अली शाह, एक खबर और भी है मेरे हाथ में। किंग कॉलेज लंदन की एक रिपोर्ट है, वॉर स्टडीज के एक प्रोफेसर हैं, उनका नाम है सर लॉरेंस फ्रीडमैन। वो ये कहते हैं लगता है कीव के साथ मॉस्को में भी सत्ता परिवर्तन होगा। ये क्या है?
क्या कोई अलार्मिंग सिचुएशन मॉस्को में भी है क्या? ये अलार्मिंग सिचुएशन तो मॉस्को में पहले से भी थी, या प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट हुए थे उन्हीं के देश में। तो ये सिचुएशन तो हमेशा रही है और रहेगी। और ये कोई ऐसी कोई सीरियस बात चुकाने वाली बात नहीं है। ये उनका दावा है, ये सर लॉरेंस का दावा है किंग्स कॉलेज लंदन से। ये उनका परसेप्शन है, लेकिन वहां पर सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। मुझे लगता नहीं कि मॉस्को में हो सकता है कि म्यूट हो जाए, लेकिन ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। लोग कह तो रहे हैं, ऐसा हल्की हल्की हवा आ रही है, क्योंकि रूसी सेना बहुत मार भी खा रही है एक तरीके से, और इसमें सत्ता परिवर्तन तो होगा नहीं। हाँ, प्रेसिडेंट पुतिन के घर की बेटी के घर पे जाके यूक्रेन का झंडा लगा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ सत्ता परिवर्तन रशिया में नहीं होगा भाई। ठीक है, लेकिन पुतिन के खिलाफ जेलेंस्की भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। जेलेंस्की एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं, और पुतिन के खिलाफ जो यूक्रेन के राष्ट्रपति का बड़ा एक्शन है वो है अगली ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि एक बड़े विपक्षी नेता को अपनी गिरफ्त में ले लिया है जेलेंस्की ने। विक्टर मेदवेदचुक गिरफ्तार किए गए हैं। पुतिन के करीबी नेता हैं विक्टर मेदवेदचुक। यूक्रेनी खुफिया एजेंसीज ने गिरफ्तार किया है। जेलेंस्की ने शेयर की मेदवेदचुक की गिरफ्तारी वाली तस्वीरें एक बार टीम पीसीआर दिखाई जाएं। गिरफ्तारी वाली तस्वीर दिखाएं, टीम पीसीआर गिरफ्तारी वाली तस्वीरें दिखाएं। मेदवेदचुक चूंकि बड़े विपक्षी नेता हैं, ये देखिए कैसे इस वक्त हथकड़ी में बंधे हुए हैं मेदवेदचुक, और ये पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका कहा जा रहा है। डॉक्टर अमिताभ, मैंने कहीं पढ़ा कि नई सदी के चेगेरा कहे जाएंगे जेलेंस्की, क्या ये बात सही है? नहीं, ये एग्जैजरेशन है, ये वेस्टर्न मीडिया और प्रोपेगेंडा का एग्जैजरेशन है। जेलेंस्की एक फाइटर के तौर पर उभरे हैं, नो डाउट। डिस्पाइट ऑल एडवर्सिटी वो एक कद्दावर नेता की तरह दिखते हैं और बात करते हैं, लेकिन जब उनका डॉक्टर अमिताभ यहीं से बात आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि यूक्रेन पर परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है। सीक्रेट एटमी बंकर में पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, परमाणु हथियारों की तैनाती करने की तैयारी में है पुतिन। ये क्या है डॉक्टर अमिताभ, सीक्रेट बंकर? डॉक्टर अमिताभ देखिए, ये हर चीज को प्रोपोगेंडा की तरह देखें, चाहे वो डिफेंसिव प्रोपोगेंडा हो या ऑफेंसिव प्रोपोगेंडा। हाँ। अभी इनकी स्ट्रेटेजी क्या है मैं बताऊं। ये चाहते हैं कि ये जो पूरा डॉनबास का कॉरिडोर है और नीचे मारियोपोल तक, मारियोपोल की लड़ाई खत्म हो गई है, रूसी सोर्स से मैं बता रहा हूँ। 21,000 के करीब लोग मारे गए हैं, पूरी तरह से शहर ध्वस्त हो गया है। कुछ एक पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस है जिसको वो खत्म कर रहे हैं। इनका प्लान है कि ईस्टर्न फ्रंट जो है, ईस्टर्न बॉर्डर जो है, उसको एक्सटेंड जितना पॉसिबल हो नॉर्दर्न बेलारूस के बॉर्डर तक करें। तो एक पूरा एक कॉरिडोर बन जाएगा बेलारूस से नीचे सी ऑफ अजोव तक, जो एक तरह का एक वॉल की तरह होगा यूरोपियन यूनियन और नेटो से, कि अगर किसी भी समय नेटो अगर हमला करना चाहे या यूक्रेन नेटो का सदस्य बन जाए और हमला करना चाहे, तो ये एक बीच में एक तरह से टेक्निकली ये भी समझना जरूरी है। लेकिन टेक्निकली मेजर मोहम्मद अली शाह, ये भी समझना जरूरी है कि क्या युद्ध के बीच किन्हीं हालातों में नेटो का मेंबर यूक्रेन बन भी सकता है? टेक्निकली समझाइए। टेक्निकली समझाने की बात है कि नहीं बन पाएगा ये, क्योंकि बात ऐसी है कि अभी यूरोपियन यूनियन के लिए भी इन्होंने अप्लाई किया था 3 मार्च को, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने कहा कि ओवरनाइट इनको मेंबरशिप नहीं मिलेगी। हाँ, ठीक है, इनको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नेटो की मेंबरशिप 2017 से चल रही है इनकी। ठीक है, और ये नेटो में मतलब एक मिनट, मेजर जनरल जेकेएस परिहार, अब तक 6 रूसी जनरल मारे जा चुके हैं, 2000 से ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट तबाह हुए हैं पुतिन के, यानी रशिया के। क्या पुतिन इरिटेट होंगे? क्या पुतिन फ्रस्ट्रेट होंगे? क्या पुतिन को यह लगता होगा कि अग्रेशन और बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि मेरे 6 रशियन जनरल मारे जा चुके हैं? यह बहुत बड़ी बात है, यह बहुत बड़ा डिफेंस इंडिकेटर है पूरी दुनिया के लिए। देखिए, आर्मी बैटल ग्रुप जब मूव हो रहे हैं और इतना डायरेक्ट वार फ्रंट चल रहा है, तो इस तरह की बातें डेफिनेटली हो सकती हैं, और इससे जो है वो जो एक प्रोफेशनल आर्मी होती है उसका मोरल इससे डाउन होता नहीं है। वो वो और ज्यादा तेजी से रिटेट करके उसमें अटैक करते हैं। ठीक है, तो ये युद्ध में तो ये सारा होना ही है, खास करके प्लेन एरियाज के जो युद्ध होते हैं और इसमें आर्मर्ड कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो ये एक नेचुरल नहीं है, बट घटनाएं होती है। मेजर जनरल राजन कोचर, बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही क्विकली मुझे बताइएगा कि क्या सीज फायर के कोई चांसेस हैं या नहीं? राशन अभी तो नहीं है, और 1 महीने तक हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और आज पुतिन की स्टेटमेंट भी जो आई है कि
जेलेंस्की कोई ऐसा ठोस पॉइंट्स डिस्कशन के लिए सामने नहीं रखे, तो मुझे नहीं लगता। ठीक है, मेरे साथ में बहुत ही एस्टीम, बहुत ही डिग्निफाइड पैनल था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल राजन कोचर, मेजर जनरल JK परिहार, डॉक्टर अमिताभ और मेजर मोहम्मद अली शाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी डिबेट में मेरी टीम के लिए आपने वक्त निकाला, मेरे लिए आपने समय निकाला है, बेशकीमती समय निकाला है। लेकिन अंत में एक बात हम ये कहना चाहेंगे कि बहस में आप सवाल सुनते हैं, लेकिन असल में यूक्रेन में हो क्या रहा है? यूक्रेन में मार हो रही है, बिलख रही है, छोटे मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं और यहां तक कि मानवाधिकार का उल्लंघन करते हुए रेप तक की घटनाएं भी, इस तरह के इंसिडेंट भी सामने आ रहे हैं। ये पुतिन को भी देखना पड़ेगा, ये जेलेंस्की को भी देखना पड़ेगा, बाइडेन को देखना पड़ेगा, नेटो को देखना पड़ेगा, पूरी दुनिया को देखना पड़ेगा कि युद्ध का अंजाम सिर्फ तबाही है, बर्बादी है। जल्द युद्ध खत्म होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।